बाद बचा केवल 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कैबिनेट का डिसीजन का अनुसार हम सभी कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मस्टर रोल में नाम था, वो सब 2 साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन में ये 7 कॉर्पोरेशन में काम करेंगे। इस 2 साल केंद्र सरकार कर्मचारी डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज का क्या क्या सुविधा है, वो सुविधा बेनिफिट पूरा आपको कंटिन्यू रहेगी। इस 2 साल का अंदर ये 7 कंपनी ने उनका पैकेज बनाना पड़ेगा। HR पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेस पॉलिसी बना के सरकार से अप्रूवल लेके एक एक कर्मचारी को ऑप्शन देना है। आप हमारा कंपनी में ज्वाइन करेगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय का ऑप्शन का मुताबिक वो कंपनी में जाएगा, नहीं तो सरकार में रहेगा। ये रिटर्न कमिटमेंट AIDF ने मद्रास हाई कोर्ट में तो रिट फाइल किया कॉर्पोरेशन के खिलाफ में। उसमें सरकार काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय ये भी राइटिंग में रखा। हमने जबरदस्ती एक भी कर्मचारी को कॉर्पोरेशन में फोर्सफुली नहीं डाले। वो उसका इच्छा है, वो ऑप्शन करेगा तो जाएगा, ऑप्शन नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। ऐसा परिस्थिति में सरकार ने ये कमेटी बनाया। ये 7 कंपनी का डायरेक्टर HR और कुछ बाहर का 2-3 लोग, इन लोगों का एक कमेटी बनाया। क्या पे स्केल बनाना है, क्या बेनिफिट इनको देना है। कारण कैबिनेट का निर्णय है कॉर्पोरेशन का समय, आज उनको क्या मिल रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए कंपनी। ये डिसीजन है। तो आज क्या मिल रहा है उसमें एक नया पैसा ज्यादा देने के लिए कुछ स्कीम तो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, 3 कंपनी शेड्यूल्ड B में है, उसमें आप भी है, TCL है, GAL है, बाकी 4 शेड्यूल A में है। ये उनका वर्कलोड और टर्नओवर का अनुसार सरकार ने ये फिक्स किया। अभी शेड्यूल्ड B कंपनी का पोजीशन है, हमारा पास इतना पैसा किधर से आया, हमारा पास तो लोड ही नहीं है, वर्कलोड नहीं तो हमको पैसा किधर से मिले। तनख्वाह देने के लिए हमारा पास पैसा नहीं है, आज का दिन का तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। अब नया पैकेज बना के आएगा, हम कितना दिन उनको पेमेंट कर सकता है, तो ये सवाल भी उनका सामने है। लेकिन सरकार का एक लीगल टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। मान लिए हम 30 सितंबर राइफल फैक्ट्री HVF आवड़ी में था, वो शेड्यूल्ड A कंपनी है, हमको उठा के क्लोथिंग फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया OCF आवड़ी, वो अनेक्सर B कंपनी। अभी HVF के लिए अलग पैकेज और OCF के लिए अलग पैकेज देगा, तो हमको सवाल पूछेगा ना। हम उधर था, आप हमको उठा के OCF में भेज दिया। हम उधर होता तो हमको 1000 रुपया ज्यादा मिलता, अब इधर आ गया हमको 1000 रुपया कम। इसमें हमारा, हमने नहीं पूछा आपको ट्रांसफर करने के लिए, आपने हमको ट्रांसफर किया ना। तो सरकार का दिमाग में ये भी है, ये एक टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम आएगा, अलग अलग कंपनी को अलग अलग पे स्केल देगा। कारण ये सब 70,000 70,000 अभी एम्प्लॉइज है, अभी 70,000 भी नहीं है, 69,000 समथिंग, वो सब एक ही एम्प्लॉयर का अंडर था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अंडर था।
अभी कंपनी होने के बाद इनको अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग पे स्केल कैसे दें, वो भी इश्यू है। तो ये सब विषय का कारण अभी तक सरकार ये कंपनी का पैकेज के बारे में, एचआर पॉलिसी के बारे में कोई निर्णय में अभी तक नहीं है। अब 3 महीने का अंदर ये सब अभी करने का संभावना बहुत कम है, हमारा जानकारी। इसलिए सरकार का पास अभी क्या ऑप्शन है? सरकार का पास 2 विषय है। एक तो अभी 3 महीने बचा है, उस 3 महीने का अंदर ये कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर सकता। दूसरा, पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, तो इसलिए अभी जानकारी है कुछ समय के लिए, कितना समय ये मुझे नहीं मालूम, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने है, 8 महीने है, क्या है पता नहीं। कुछ समय के लिए डीम्ड डेपुटेशन को एक्सटेंड करने के लिए बियॉन्ड सितंबर 23 एक प्रपोजल अभी चल रहा है। तो वो प्रपोजल को एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का कमिटी है, राजनाथ सिंह का चेयरमैनशिप में, उसमें निर्मला सीतारामन जी, अमित शाह जी, सभी लोग हैं। इन लोगों का अप्रूवल चाहिए, कारण कैबिनेट का अधिकार उनको दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, कारपोरेशन का कोई भी इश्यू कैबिनेट को रेफर करने का जरूरत नहीं है, एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी उसका निर्णय दे सकता है। सो अभी हमको देखना पड़ेगा क्या करेगा सरकार, कारण सरकार कुछ भी कर सकता है ना। सरकार बोलेगा नहीं, हम एक दिन भी एक्शन नहीं करेंगे, तुरंत क्या बनाया उसका ऊपर ऑप्शन दे दो, बाद में उसको पेमेंट करेगा नहीं करेगा वो बात का सवाल, अभी दे दो, अभी बोल सकता है, नहीं तो एक्शन भी कर सकता है। ये दोनों हम लोग का सामने है, लेकिन कुछ भी हो, हम लोग का पोजीशन क्या होना चाहिए? हम लोग का पोजीशन ये होना चाहिए, आज नहीं तो कल ऑप्शन पूछेगा तो हम सभी वर्कर को बोलना पड़ेगा, आपको इस कॉर्पोरेशन में जाना नहीं। उधर जाएगा तो सैलरी का भी गारंटी नहीं है। तो सैलरी को गारंटी नहीं तो फिर बाकी आपका कितना भी आज का दिन का बेनिफिट्स है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी, टीएडीए, अलग अलग बेनिफिट्स हम लोग को है, वो सब बेनिफिट्स तो किधर से मिले? जब तक आप सरकार कर्मचारी है, सब सरकार कर्मचारी को क्या बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपको मिले, वो सरकार का जिम्मेदारी। बाय द वे, कॉर्पोरेशन आपको पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद गवर्नमेंट का साथ आपका तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो खत्म। गवर्नमेंट को फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी में क्या होगा होगा, तनख्वाह देगा तो तनख्वाह देगा। अभी बीएसएनएल का हालत क्या है, उसको तो 10 करोड़ का ऊपर कस्टमर है। अब हम सब जगह बोलता है हमारे पास 2 मोबाइल है, दोनों में बीएसएनएल, हमको 3000 4000 उसको पेमेंट कर रहा है महीने में, हमारा तो कम उतना होता है इसमें। लेकिन ऐसा एक कॉर्पोरेशन में ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का अनुसार 10 तारीख का पहले तनख्वाह मिलना है, लेकिन कभी 15 तारीख, कभी 20 तारीख। आपको तो एक ही कस्टमर है, वो कस्टमर है आरबी, वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा तो आपको पैसा किधर से आएगा? देयरफॉर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब लीडर्स, कैडर्स, हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी भी ऑप्शन पूछने का समय हम सबको बोलना पड़ेगा। आप हमको, कारण इन लोग लालच करेगा, आपको 4 इंक्रीमेंट मिलेगा आ जाओ, आपको 2 प्रमोशन एक्स्ट्रा मिलेगा आप आ जाओ, ऐसा अलग अलग आपको लालच ले सकता है। सो उस परिस्थिति में वर्कर को भी कुछ अट्रैक्शन आएगा, मन में कुछ आशंका आएगा, हम जाएंगे कंपनी में, हम कॉर्पोरेशन में जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। 100% एम्प्लॉईज, ऑफिसर से लेके हमारा वो गेट में खड़ा है दरबार,
वो कामरेड तक एक ही पोजीशन लेना है। हम सरकार कर्मचारी करके भर्ती हुआ। आई एम नॉट रिक्रूटेड टू ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन। आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हमारा रिटायरमेंट तक उस स्टेटस में हम रहेंगे। ये 90% का कर्मचारी, 90% का ऊपर कर्मचारी ऐसा ऑप्शन देगा तो इस सरकार का पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप सबको इसी फैक्ट्री में, इसी कंपनी में रिटायरमेंट करके रखेंगे। उल्टा हो गया। 90% लोग कंपनी में ज्वाइन किया, 10% बचा है, खुद को प्रॉब्लम। तो सरकार का ऑर्डर आपको सरप्लस डिक्लेयर करेगा, सरप्लस सेल में डालेगा। अब किधर वैकेंसी है उधर आपको पोस्ट करेगा। हम फाइट कर रहा है, हम कोर्ट में भी फाइट कर रहा है। हम सरकार को चिट्ठी भी दिया, तुम हमको प्रसार भारती का स्टेटस में हमको ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये दोनों को मर्ज करके प्रसार भारती बनाया। उन लोग भी लड़ाई किया, संघर्ष किया। ठीक है, उस समय यह सरकार नहीं था, उस समय दूसरा सरकार था। उन्होंने थोड़ा बहुत सुना। तो उसके बाद पार्लियामेंट में एक कानून पास किया, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्ट। तो वो प्रसार भारती के लिए पास किया। उसमें स्पष्ट लिखा है ये कानून कौन सा दिन राष्ट्रपति का अप्रूवल का बाद गैजेट में पब्लिश होगा, उस दिन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का मास्टर रोल में कितना कर्मचारी था, वो सब दूरदर्शन में उनका रिटायरमेंट तक एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम करे। तो पार्लियामेंट का निर्णय, तो ऐसा एक निर्णय हमारा बारे में भी होना चाहिए। वो भी तुम्हारा कर्मचारी है, हम भी तुम्हारा कर्मचारी है, आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है? ये सवाल कोर्ट का सामने में भी है, मद्रास हाई कोर्ट का सामने में भी सवाल हम रखता है। लेकिन हमने यही अपील कर रहा हूं आप सबको, वर्कर को यही एजुकेट करना है, कितना भी लालच इस कंपनी लोग हमको बोलेगा, हमको उसको सुनने का जरूरत नहीं है। हम रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके ही रहेंगे। ठीक है, यही नंबर 1 इश्यू। नंबर 2 का एनपीएस है, बहुत ज्यादा चल रहा है पूरा देश में। अब 5 स्टेट ने विड्रॉ कर दिया, अब 5 स्टेट को थ्रेटन कर रहा है सरकार। अब कैसे इसको लागू किया? आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया पीएफआरडीए में, वो आपको वापस नहीं देगा। वापस देने का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने थ्रेटन कर रहा है। एक तरफ वो किया, उसका बाद फिर हमारा ये मूवमेंट चल रहा है देश में। अभी JFROPS बनाया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी सभी लोग। एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो आंदोलन हो रहा है। अभी पार्लियामेंट का सामने भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का प्लानिंग चल रहा है। थोड़ी मानसून सेशन का तो शुरू होगा पार्लियामेंट जुलाई अगस्त में, कोई डेट फिक्स करेंगे हम। इस दबाव का वजह से अभी पार्लियामेंट का पिछले बजट सेशन में लास्ट डे, सेशन खत्म होने का पहले, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, हमारा पास बहुत रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, एनपीएस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसके लिए हम फाइनेंस सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना रहा है। वो कमेटी उसके बारे में स्टडी करके सरकार को रिपोर्ट देगी। लेकिन इंप्रूवमेंट कौन मांगा है? हम लोग का जानकारी में अभी तक तो कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी एम्प्लॉई एनपीएस में इंप्रूव करो करके कोई डिमांड नहीं रखा। हाँ, जॉइंटली फाइट कर रहा है, अलग अलग फाइट कर रहा है, वो सब चल रहा है देश में। लेकिन सबका तो एक ही डिमांड है, स्क्रैप एनपीएस, रिस्टोर ओपीएस। इंप्रूवमेंट नोबडी हैज केप्ट द डिमांड, बट सरकार है, उसका मर्जी है।
सो कमेटी बनाया, कमेटी ने हम लोग को बुलाया, शायद ये 9 तारीख हम लोग को बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया। हम लोग भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो सब फेडरेशन ने सर्कुलेट भी किया, आप सबको मालूम है। 2 घंटे का ऊपर मीटिंग हुआ सोमनाथन का चेयरमैनशिप। वो तमिलनाडु का आदमी है, उधर फाइनेंस सेक्रेटरी था, अभी इधर फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो हम लोग ने इसको सवाल पूछा, सोमनाथन साहब ये आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपको पहले मंजूर नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंप्रूवमेंट कर, अब क्या इंप्रूवमेंट करेगा? आपने एक इंप्रूवमेंट किया 2019 में, आपने एक इंप्रूवमेंट किया, सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% का, 10% का जगह में 14 किया, वो एक इंप्रूवमेंट आपने किया। लेकिन रिजल्ट क्या है? उस इंप्रूवमेंट का बाद भी अभी तो लोग रिटायरमेंट में जा रहा है, उनको वही है, वही 2000, वही 3000, वही तो पेंशन है, फिर क्या इंप्रूवमेंट करेगा? देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी इंप्रूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2, हमारा पेंशन के लिए हम क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे, ये पहले बताओ। हम उनको बताया, हम तो 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमारा एक ही इनकम है, ये तनख्वाह, इसका अलावा हमको कोई इनकम नहीं है, हम इधर बाहर भी काम नहीं कर सकता, हम LIC का एजेंट तक नहीं बन सकता, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का एजेंट नहीं बन सकता, बिकॉज आई एम 24 आवर्स गवर्नमेंट। हम तो हमारा तो सैलरी मिल रहा है, उसी का ऊपर ही हमारा जिंदगी रिटायरमेंट तक चलना है। 30 साल हम सर्विस कर रहा है एवरेज, उस 30 साल का सर्विस में हमको कितना पैसा मिल रहा है, उससे हमको जीना है, पहले रोटी कपड़ा मकान, हमारा बच्चा को अच्छा एजुकेशन देना है, उसको शादी करना है, उसको सेटल करना है, हमको भी एक मकान, छोटा मकान तो बनाना पड़ेगा रिटायरमेंट का पहले। सो उस सब में हमारा पैसा खाली होता है, हमारा पूरा पैसा खर्चा होता है। सो रिटायरमेंट का बाद हम कितना दिन रहेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट का अनुसार आज हमारा इंडियंस का लॉन्जिविटी बोलता है, लाइफ स्पैन 12 साल, मतलब 72 ईयर्स। तो 12 साल आप आपको एक ऑनरेबल, ILO क्या बोलता है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए ILO बोलता है एक डिसेंट एंड डिग्निफाइड ओल्ड एज रिटायर्ड लाइफ। तो डिसेंट डिग्निफाइड 2000 रुपया पेंशन में नहीं होगा, 3000 पेंशन में नहीं होगा। तो इसलिए ये NPS को कंटिन्यू करना सरकार के लिए अच्छा निर्णय नहीं है, इसको स्क्रैप ही करना है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं चलेगा, इंप्रूवमेंट सब बकवास है, इट्स एन आईवॉश। सो देयरफॉर यू हैव टू रेकमेंड। ओवर हम कैसे रेकमेंड करेगा? हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, बोला आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है, लेकिन हम लोग क्या बोला वो आप रिकॉर्ड कर सकता है ना, हमने आपको राइटिंग में भी दिया, अभी हम लोग आपका सामने पूरा विचार रखा है, वो आप रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो रिपोर्ट आपका इस पे आना चाहिए ना। कारण मिनिस्टर ने गलत बोला, इंप्रूवमेंट के लिए उनका साथ डिमांड आया करके, ऐसा कोई डिमांड किसका भी नहीं, ऐसा है तो आप हमको बताओ। हम लोग इधर 13 लोग बैठा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ARF, NFIR, ADF, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, सभी लोग इधर बैठा है, पोस्टल। हमसे कौन सा लोग आपको बताया पेंशन NPS में इंप्रूवमेंट करने का? कोई नहीं बोला। सभी का उनका डिमांड है, एजेंडा है, इसको स्क्रैप करो, उसको रेस्टोर करो OPS को। तो ये सब कमेटी के सामने अभी विचार रखता है। अब कमेटी क्या सिफारिश करेगा क्या मालूम, कारण वो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्रॉस करके कोई IAS अधिकारी रेकमेंड करेगा आपको? नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो बोल सकता है, क्या बोलेगा हमको क्या मालूम, लेकिन हम लोग का पोजीशन क्या होना है? हम लोग का पोजीशन यही होना है, हमको तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन ही नहीं चाहिए। हमारा पेंशन में हम 10% क्यों आपको कंट्रीब्यूट करें? आई विल नॉट कंट्रीब्यूट। कारण
कोई भी पे कमीशन इस 10% रिडक्शन को मन में रख के पे स्केल नहीं बनाया। फिफ्थ पे कमीशन का बाद ही 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार इसको लेके आए। फिफ्थ पे कमीशन ने पे स्केल बनाया, उस समय उसका जानकारी में नहीं था। इनका तनख्वाह में 10% महीने महीने में कम होगा, ऐसा उसका जानकारी में है। तो वो 10% तो ज्यादा पे फिक्स करता था, उसका जानकारी में था इन सबको पुराना पेंशन कंटिन्यू होगा करके, इसलिए वो उनका पे स्केल बनाया। उसी बेसिस में 6th और 7th पे स्केल बनाया। लेकिन एक 2004 का बाद तो कितना कर्मचारी आया, उनका तनख्वाह से आप बेसिक पे डीए दोनों मिलकर 10% रिकवरी कर रहा। देयर इज अ रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट उनका सामने रखा है। अभी अल्टीमेटली वो क्या सिफारिश करेगा आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का आंदोलन, एनपीएस का खिलाफ का यह आंदोलन, अभी कितना महीना बाकी है इलेक्शन के? 8-9 महीने ही बाकी है। तो इस 8-9 महीने में पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनाइटेडली एक नेशनल मूवमेंट एनपीएस का खिलाफ में बिल्डअप करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर सरकार का ऊपर आए। तो उसमें डिफेंस एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, एआईडीएफ का कंट्रीब्यूशन बहुत जोर से होना चाहिए। ऐसा एनपीएस का खिलाफ में जेएफआरओपीएस तो अभी आंदोलन कर रहा है देश में, उस आंदोलन में हम सभी का पार्टिसिपेशन लार्ज नंबर में होना चाहिए, ये हमारा विषय है। बाकी एनपीएस का आपको मालूम है, अभी एक नया ऑर्डर आया 22/12/2003 का पहले कोई भी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का अनुसार 2004 भी 2005 में उनका भर्ती हुआ तो उनको ओपीएस देना पड़ेगा। तो उसमें बहुत इश्यूज है, हमने उसको टेकअप किया विस्तार में। अभी परसों का सर्कुलर में पूरा डिटेल 2003 में तो सरकार ने सैंक्शन दिया हमको 2004 तक एवरी ईयर कितना वैकेंसी फिलअप करना है, कम से कम 17,000 कुछ वैकेंसी आ रहा है। सो वो वैकेंसी में कितना भी लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती हुआ, कोई भी साल में 4 हो 5 हो 6 हो, कोई भी साल, उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा। और 2011 तक हमारा तो अप्रेंटिस है एक्स, उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैच वाइज सीनियरिटी में उनको आपने बुलाया। सो उन सबको बोर्ड ने तब सैंक्शन इश्यू किया, उसका मुताबिक वही नोटिफिकेशन ट्रीट करके। नहीं तो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो 20-5-2003 का चिट्ठी है, मिनिस्ट्री ने आपको परमिशन दिया भर्ती करने के लिए, दैट इज अ नोटिफिकेशन। सो उस नोटिफिकेशन का अनुसार कितना भी लोग भर्ती में आया उनको पुराना पेंशन देना है। बाकी एनआईएस एनजीओ के बारे में पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, नोटिफिकेशन आया, उसका भी पोस्ट फिलअप करने के लिए बोर्ड जीएम को कब चिट्ठी दिया, दैट शुड बी टेकन एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में किसी को भी इस डेट का पहले तो कॉल लेटर आया तुम्हारा वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, तो वही पकड़ना है। तो ये सब मुद्दा हम लोग ने जेसीएम थर्ड लेवल मीटिंग में विस्तार में चर्चा किया। अच्छा है आज का डीजी संजीव किशोर साहब ने हम लोग का तो 99% में उन्होंने एग्री किया, लेकिन उन्होंने एग्री करने के बाद भी उनका हाथ में नहीं ना, वो तो सिफारिश कर सकता है डीडीपी, और डीडीपी भी इसको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को भेजना है उनका अप्रूवल के लिए। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी एक एक इश्यू परस्यू करने के लिए फेडरेशन प्रयास में है, हम वो काम में है, हम छोड़ेगा नहीं। हम एक तरफ एनपीएस का खिलाफ का लड़ाई, दूसरा तरफ एक एक कोर्ट ऑर्डर का अनुसार, एक एक गवर्नमेंट ऑर्डर का अनुसार कितना मैक्सिमम कॉमरेड्स को ओपीएस में लेके आ सकता है, उसके लिए हम लोग का प्रयास को चले। अंबाजारी का इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम है, सभी फैक्ट्री में इश्यूज बहुत सीरियस है, कारण अभी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। पहले कोई भी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, सीधा चेयरमैन से बात करो, काम हो गया। नहीं तो ऑपरेटिंग मेंबर से बात करो, काम हो। लेकिन अभी कोई किसी का कंट्रोल में नहीं है। अब जेसीएम 3 बोलता है, उस जेसीएम 3 का कोई पावर नहीं है।
केवल आपका ये छोटा मोटा सर्विस रिलेटेड मैटर का अलावा ये सीएमडी लोग का ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जीएम का ऊपर भी कंट्रोल है, कारण उन लोग उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा ना। सो इसलिए ये परिस्थिति है। सीएमडी वो उनका आर्बिट्ररीनेस में वो काम करता है। अब जनरल मैनेजर उनका इसमें काम करता है। पर्सनली बात करने का समय ये दोनों क्या बोलता है, हमको सरकार का दबाव है। सरकार बोलता है हमने कॉर्पोरेटाइज किया, एआईडीएफ बोल रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन इज ए फेलियर, कॉर्पोरेटाइजेशन इज ए मिसएडवेंचर, कॉर्पोरेटाइजेशन इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एआईडीएफ हमको राइटिंग में दे रहा है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, एआईडीएफ का तो आरोप है वो गलत है, हमारा कॉर्पोरेशन पूरा बड़ा बड़ा प्रॉफिट में चल रहा है। तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या कर सकता है कर। तो इन लोग क्या करता है, इनको बाकी में बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा। भी इश्यू का दाम कम करने के लिए मटेरियल कॉस्ट को कम करना है, उसके लिए ब्रेन यूज करना पड़ेगा। नहीं तो उसका प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी दिमाग यूज करना पड़ेगा। नहीं तो टूलिंग सिस्टम बदल करना पड़ेगा, नहीं तो मॉडर्नाइजेशन करना है। ये सब बहुत डिफिकल्ट काम है उनके लिए। लेकिन आसान काम क्या है, लेबर एस्टिमेट में कम है। कोई साइंटिफिक स्टडी का जरूरत नहीं, कोई टेक्निकल का स्टडी नहीं, एक ही है पीस वर्कर का पेट में मारो। तो वारंगाव में क्या हुआ, 3 दिन टूल डाउन था। एमआईएल का सीएमडी 40 मिनट हमसे फोन में बात किया उधर का परिस्थिति के बारे में, कारण हमने मिनिस्टर को कंप्लेंट किया। कॉर्पोरेशन का बाद एमआईएल ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज में कितना एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है, सभी काम का रेट आपने कम किया। लेबर एस्टिमेट 25% कम करने के बाद वर्कर को बोल रहा है 25% कम करने का पहले तुमने कितना प्रोडक्शन दिया उतना प्रोडक्शन हमको देना है, हम ओटी हिटी आपको नहीं देंगे। दबाव की वजह से वर्कर बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस को कॉम्प्रोमाइज करके वो काम करता है, उसमें एक्सीडेंट होता है, आदमी का डेथ होता है। अभी तक तो 3 कर्मचारी का डेथ हो चुका है। 2 हमारा परमानेंट वर्कर देहू रोड का एक, कमारिया का एक और ग्रे एंड फाउंड्री का एक कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉटेज फैक्ट्री में रोज एक्सीडेंट हो रहा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा। अभी 4 डीएससी को उधर सीरियस इंजरी हमको खबर है, एक डीएससी अभी भी कोमा में है। वारंगाव में एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली 18 तारीख, एक कॉमरेड का हाथ एम्बुट कर पूरा बॉडी में इंजुरी। तो इसलिए तो टूल डाउन हुआ और फेडरेशन इंटरव्यू किया, बात किया, उसका बाद अभी टेम्पररी वो रेट इलेक्शन को रोका। लेकिन परमानेंट नहीं है, खुद तो रोज चालू करेगा। तो आपका भी वही चल रहा है, आपको मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए रेट कम करना, एस्टिमेट कम करना। तो ये बहुत सीरियस इश्यू अभी चल रहा है। आपका भी आंदोलन का समय, आशीष और विनोद हमको डेली बेसिस में हमको अपडेट कर रहा था। हम भी फिर सीएमडी को चिट्ठी लिखा है, डायरेक्टर से बात किया, उन लोग कुछ इंटरव्यू किया, कुछ नेगोशिएशन हुआ, डिस्कशन हुआ। लेकिन इश्यू तो अभी तक ऐसा ही है, सेटल नहीं हुआ। अभी आज भी जीएम को मिल रहा हूं, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पता नहीं। हम लोग तो मैच्योर्ड वे में ही बात करता है, पॉजिटिवली बात करता है, कारण अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन हो नो कॉर्पोरेशन हो, फैक्ट्री हैज टू रिमाइन। फैक्ट्री का सर्वाइवल देश के लिए बहुत जरूरी है, कारण ये सब डिफेंस का इंडस्ट्री है, ये सब बर्बाद होगा। पर अभी क्या होगा, अभी एयर इंडिया को खत्म कर दिया, अभी प्राइवेट एयरलाइंस उसका मर्जी है, वो 20,000 भी चार्ज करेगा, 25,000 भी चार्ज करेगा, रेट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो अनुभव है ना, वो इधर भी आएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खत्म हो गया, इस देश का प्राइवेट इंडस्ट्री पूरा खुश, कारण आज उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं ना। आज हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसका एक कॉम्पिटिटर, लेकिन हम खत्म होने के बाद वो डिक्टेट करेगा, हम इतना पैसा हमको देगा तो हम आपको एम्युनिशन देगा, आपको वेपन्स देगा, आपको कपड़ा देगा, वो सब वो डिक्टेट करेगा। सो देयरफॉर हम लोग का जिम्मेदारी है इस देश के हित में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए और हमारा सर्विस प्रोटेक्शन के लिए वो करना पड़ेगा। बात करेंगे जीएम से, सुनेगा तो अच्छा है,
अगर नहीं सुनेगा तो ट्रेड यूनियन का क्या रास्ता है उसको हमको देखना पड़ेगा। देखो कॉमरेड्स, इतना ही एआईडीएफ की तरफ से आपको संदेश है, लेकिन डरने का कुछ नहीं है, डिमोरलाइज होने का कुछ नहीं है। वी आर ऑल फाइटर्स, हम तो फाइटर है। एआईडीएफ का फाइटिंग कैरेक्टर है। आप एआईडीएफ का एफिलिएटेड यूनियन है, लाल झंडे का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को लेके हम लोग आगे जाएंगे। यही एआईडीएफ का संदेश है। धन्यवाद सर। लाल सलाम, लाल सलाम। अमर श्री शिवाजी को लाल सलाम, अमर श्री शिवाजी को लाल सलाम। चलिए कॉमरेड ने तो बहुत सारी बातें आपको बताया। इसके पश्चात अभी समय हो रहा है, तो हम लोग अभी जीएम साहब के पास जाएंगे। ऐसा छोटा मोटा कोई और इशू है आपका, जैसा कि आपको पहले मैसेज में लिखा था, आपका कोई इशू पूछना है तो आप हमको जनरल सेक्रेटरी आप को दे सकते हो। तो हमारे पास अभी तक नहीं आया, इनका आया था जो अपना हैकी ट्रांसफर का है, तो हैकी ट्रांसफर का, तो उस विषय में बात करते हैं।